हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरी साइंस की क्लास में। और हम सभी हैं आज अपने टॉपिक के साथ जिसका नाम है पौधों में पोषण। जैसा कि आप इसके प्रथम भाग में पढ़ चुके हैं कि सपोषी पौधे क्या होते हैं और इसके अलावा पर्णरंध्र यानी कि स्टोमेटा क्या होते हैं। आज हम इसके दूसरे भाग में पढ़ने वाले हैं कि परपोषी पौधे क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो हम आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सिर्फ इतना सा बताऊंगी कि जैसे आपके घर में मम्मी ने खाना बनाया तो आप जाते हैं निकाल के खा लेते हैं, तो आपको तो बड़ी मज़ा आती है, पका पकाया आपको खाना मिल जाता है। ठीक वैसे ही कुछ पौधे भी होते हैं, बिल्कुल आपके जैसे ही नेचर के, अपना खाना नहीं बनाते हैं और जो बना बनाया खाना होता है किसी पौधे का, वो उसी के पौधे का खाना और जल और खनिज लवण ग्रहण कर लेते हैं। ऐसे पौधे कहलाते हैं परपोषी पौधे। देखिए जैसा कि नाम से ही लिखा है पर का मतलब क्या होता है? दूसरों से। फिर है पोषी, पोषी का अर्थ होता है पोषण प्राप्त करना, यानी ऐसे पौधे जो कि दूसरों पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। लिखा आपका ऐसे पौधे जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं या अपने भोजन के लिए दूसरे पौधों पर आश्रित होते हैं, क्या कहलाते हैं? परपोषी पौधे। ठीक है, ये कई प्रकार के होते हैं। इसकी 4 किस्में होती हैं: मृतोपजीवी, परजीवी, सहजीवी और कीटभक्षी। अभी हम इन चारों तरह के पौधों के बारे में एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, आपने अक्सर देखा होगा बरसात के दिनों में कोई कूड़ा हो या कहीं पुरानी लकड़ी पड़ी हो या पेड़ों की, कभी कभी पुरानी पेड़ की छालों में आपने देखा होगा कुछ भूरे रंग की आकृति, एकदम छतरी जैसी, इस तरह की आकृतियाँ आपने देखी होंगी। ऐसी आकृतियाँ निकल आती हैं या कभी कभी इस तरह की आकृतियाँ आपको निकली हुई दिखाई देती हैं। आपने कभी इनके रंगों पे ध्यान दिया? ये कौन से रंग के होते हैं? ये सफ़ेद, भूरे, किसी भी कलर का हो सकता है। वास्तव में ये क्या होते हैं देख सकते हैं आप। ये सफ़ेद या भूरे रंग के कवक होते हैं, क्योंकि इन पौधों में क्लोरोफिल नहीं होता है। इसी कारण इनका कलर कैसा होता है? हरा ना होकर सफ़ेद या ब्राउन हो सकता है, यानी कि भूरा हो सकता है। इसी कारण इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी नहीं हो पाती, क्योंकि क्लोरोफिल इनमें अनुपस्थित होता है। इसलिए ये अपना भोजन कार्बनिक पदार्थों, सड़े गले पदार्थों से ही प्राप्त करते हैं। इसलिए इन पौधों को क्या कहा जाता है? मृतोपजीवी। क्योंकि मृतोप यानी कि शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो मृत, यानी कि जो सड़ा गला है या मृत कोई भी पदार्थ है, उससे ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इसलिए इन्हें मृतोपजीवी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल कुकुरमुत्ता एंड ब्रेड मोल्ड। तो देखिए कुकुरमुत्ता, ये तो आपने देखा होगा, जिसे हम मशरूम भी कहते हैं और जो आजकल खाने में भी प्रयोग किया जाता है। बहुत से लोग बड़े चाव से इसकी सब्जी बना के खाते हैं। लेकिन क्या हर मशरूम खाने लायक होता है? हर मशरूम खाने लायक नहीं होता है। बहुत से मशरूम जहरीले भी होते हैं। इसलिए ऐसा नहीं कि आपको कोई भी मशरूम दिखे आप वो खाइए और उसको खा लो उठा के, ऐसा नहीं होता। देख सकते हैं जैसे ये है, ये लकड़ी में निकलने वाला मशरूम है जो बिल्कुल भी खाने योग्य नहीं है, और ये एक संसार का सबसे जहरीला मशरूम है। ये ऊपर से देखना आप, इसका ऊपरी सिरा कैसा है? ये ऊपरी सिरा इसका कैसा है? ये है फ्लैट, यानी कि एकदम समतल। इसे कहा जाता है अमेनिटा फेलोइडिस। इसे डेथ कैप मशरूम भी कहते हैं। और ये इतना जहरीला होता है कि अगर एक स्वस्थ इंसान पूरी तरह से इसका एक मशरूम खा ले तो उससे मृत्यु हो सकती है। अब इसमें एक शब्द आया था ब्रेड मोल्ड। ये ब्रेड मोल्ड क्या होता है, इसके लिए मैं आपको दिखाती हूँ। ब्रेड मोल्ड मेरे सामने ही है और चलिए अब हम देखते हैं। जैसा कि आप ये देख सकते हैं सामने स्क्रीन पर, ये क्या है बच्चों? देखिए इसमें ये ब्रेड मोल्ड है और ये ब्रेड मोल्ड में खूब सारे कलर आपको दिख रहे हैं। या आपको इसमें ब्राउन कलर दिख रहा है, ब्लैक कलर दिख रहा है और इसके साथ ही ये वाइट कलर भी है, देख सकते हैं आप जैसा कि ये। तो ये जो सारे कलर के इस तरह से धब्बे धब्बे दिख रहे हैं, ये क्या चीज़ है? ये है कवक, ये है राइजोपस। ये राइजोपस है जो कि इस ब्रेड को मैंने रख दिया था थोड़ा गीला करके ढककर, तो इस पर ये इस तरह से फंगस फफूंद जैसी निकल आई है। ये फफूंद जो है यहाँ आप देख सकते हैं कई अवस्थाओं में मौजूद है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये ब्लैक कलर यानी कि काला रंग है, ये हल्का सा ग्रे है, ये भूरा रंग है, ये और हल्का भूरा रंग है, इसके अलावा ये सफ़ेद कलर है। तो इसमें सारी अवस्थाएं आपको
दिखाई दे रही हैं राइजोपस की, जैसा कि आप बहुत देखिए ध्यान से बच्चों, जब ये कम परिपक्व होता है तो सफ़ेद होता है, जब थोड़ा सा और परिपक्व अवस्था में आता है तो ये ग्रे कलर का हो जाता है, उसके बाद ये हल्का ब्राउन होता है, फिर ये थोड़ा सा ये डार्क ब्राउन हो जाता है, और जब ये पूरी तरीके से परिपक्व इसके बीजाणु हो जाते हैं तो ये देख सकते हैं ये आप ब्लैक कलर का हो जाता है। ये दिख रहा, बहुत ध्यान से देखिए, रोए टाइप के दिख रही है संरचना ये, और उसके मुंह पे छोटे छोटे डॉट्स जैसे दिखाई दे रहे हैं। तो ये है इसके स्पोर्स जिसे हम बोलते हैं बीजाणु। तो ये है राइजोपस की पूरी संरचना, आप देख सकते हैं इसमें, और ये है जिसे हम बोलते हैं ब्रेड मोल्ड। तो बच्चों इस तरह से आपने देखा कि ब्रेड मोल्ड क्या होता है। तो राइजोपस का जो मेन भोजन होता है वो होती है नम ब्रेड, इसीलिए बरसात के दिनों में ब्रेड जल्दी खराब हो जाती है। अब हम देखेंगे बच्चों परजीवी पौधे क्या होते हैं। ऐसे पौधे जो अपना भोजन जल तथा खनिज लवण के लिए किसी दूसरे पौधे पर आश्रित होते हैं, ऐसे पौधे परजीवी पौधे कहलाते हैं। अब ये पौधे देखिए बच्चों दो तरह के होते हैं। पहला होता है पूर्ण परजीवी, पूर्ण जैसा कि नाम से ही है, जो पूरी तरह से जल, खाना, खनिज लवण हर चीज़ के लिए दूसरे पौधे पे आश्रित हो। दूसरा होता है आंशिक। आंशिक का मतलब होता है शाब्दिक अर्थ थोड़ा, यानी कि आंशिक परजीवी कौन से पौधे हैं जो पूरी तरह से निर्भर नहीं होते हैं। तो इसकी खासियत क्या होती है, पूर्ण परजीवी, इसमें क्लोरोफिल आपका इसमें पाया नहीं जाता, क्योंकि ये खाना भी अपना स्वयं नहीं बनाते हैं, इसलिए इनका रंग भी हरा नहीं होता, इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। जबकि आंशिक परजीवी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इसमें क्लोरोफिल भी पाया जाता है और ये देखने में हरे रंग के होते हैं। लेकिन फिर भी ये परजीवी नाम क्यों है इसमें, क्योंकि इसमें खाना तो बन जाता है, लेकिन इसके अलावा जल और खनिज लवण, देखिए परिभाषा लिखी हुई है सामने, देखिए बच्चों, कुछ ऐसे भी परजीवी पौधे हैं जो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण भोजन का निर्माण तो करते हैं, लेकिन जल, जैसे मैंने भी बोला था, खनिज लवण के लिए पोषी पौधों पर निर्भर रहते हैं। पोषी क्या होता है, जिन पौधों पर वो उगते हैं। तो ऐसे पौधों को हम आंशिक परजीवी कहते हैं, जैसे कि चंदन। तो आंशिक परजीवी पौधे भोजन तो बनाते हैं, लेकिन इनको जल और खनिज लवण दूसरे पौधों के ऊपर ही डिपेंड होते हैं, निर्भर होते हैं, इसलिए इनको आंशिक की श्रेणी में रखा गया। अब देखिए पूर्ण परजीवी क्या होता है। बच्चों आपने अक्सर रोड्स पे देखा होगा कि कुछ इस तरह की संरचनाएं पेड़ों पे आपको पड़ी हुई दिखाई देती हैं। कभी आपने सोचा कि ये क्या है, इस तरह से ये पेड़ों के ऊपर एक जाल जैसा दिखाई देता है, ये कहाँ से आ गया? दरअसल ये होता है अमरबेल। ये क्या होता है, अमरबेल होती है, और ये पूर्ण परजीवी पौधे होते हैं। ऐसे पौधे जो भोजन एवं जल के लिए पूरी तरह से अपने पोषी पौधे पर ही निर्भर होते हैं, यानी कि पूरी तरह से अपने पोषी पौधे पर निर्भर। तो ऐसे पौधे कहलाते हैं अमरबेल। आप देख सकते हैं इसको, पूरे पेड़ को इसने कवर कर लिया है, और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है ये मैं आपको भी दिखाती हूँ। जैसे ये है आपका मेन पौधा, जिसे हम बोलेंगे पोषी पौधा। ये क्या है आपका, पोषी। अब इसके ऊपर इस तरह से मान लीजिए कि अमरबेल लिपटी हुई है। तो अमरबेल में क्योंकि ये अपना खाना तो स्वयं बनाते हैं, लेकिन इनको उनसे पोषक तत्व और नहीं चाहिए होते, केवल जल और खनिज लवण चाहिए होते। तो इसके लिए इसमें पाए जाते हैं इस तरह से छोटे छोटे चूसकांग। ये इस तरह से चूसकांग पाए जाते हैं जो पोषी पौधे में इस तरह से पूरी तरह से इस तरह से चिपका रहता है। इसकी हेल्प से ये इसमें इस तरह से चिपके रहते हैं। अगर आप इसको उखाड़ो तो आप देख भी सकते हैं, इसमें छोटे छोटे चूसकांग होते हैं, जिसकी मदद से ये खनिज लवण और ये पौधे से हर चीज़ ये आराम से वहाँ से ग्रहण कर लेते हैं। अब इसको मैं करके दिखाऊंगी, तो चलिए आइए देखते हैं कि इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी। देखिए ये पौधा है बच्चों आपके सामने, और इस पौधे में आप देख सकते हैं कि ये हरी हरी संरचना दिखाई दे रही है आपको। ये जो हरी हरी संरचना है, इसी तरह से अमरबेल आपको दिखाई देती है। तो जैसे ये मान लीजिए अमरबेल है, तो ये अमरबेल इस तरह से अगर छोटा सा आप टुकड़ा तोड़ के भी डाल देना किसी डंगाल पे या किसी पेड़ पे, वो धीरे धीरे इस तरह से कवर कर लेता उस पूरे पेड़ के ऊपर। धीरे धीरे वो वृद्धि करता जाएगा और पूरा एक जाल जैसा तैयार कर देता है। और आप इस तरह से देखेंगे पूरा पेड़, देख रहे हैं, धीरे धीरे पूरे पेड़ के ऊपर एक जाल जैसा कवर कर लेता है। यही होती है अमरबेल, जो कि इस पौधे के तने से, उसकी शाखाओं से, चुस्कांगों की हेल्प से पोषक तत्वों को, खनिज लवण, जल आदि को ग्रहण कर लेती है। तो ये पौधे कहलाते हैं पूर्ण परजीवी। इसके बाद
हम देखेंगे सहजीवी पौधे क्या होते हैं। अच्छा बच्चों, ये बताइए, आपने देखा होगा अक्सर कि जब कोई आदमी किराए पे जब कोई जाता है किसी के यहाँ मकान लेने के लिए, तो वो क्या करता है, वो बदले में क्या देता है मकान मालिक को, किराया रहने का, और मकान मालिक क्या देता है उसको बदले में, रहने की जगह। ठीक उसी तरह कुछ पौधों में भी यही होता है। तो ऐसे पौधे कहलाते हैं सहजीवी पौधे। सहजीवी का मतलब क्या होता है, देखिए, सह का मतलब होता है साथ रहना, सह का मतलब क्या होता है, साथ, और जीवी मतलब एक दूसरे के साथ रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे पौधे जो एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो पौधे जो साथ साथ इस प्रकार रहते हैं जिससे दोनों को लाभ पहुंचे, ठीक है, जहाँ पे दोनों को लाभ पहुंचे, पौधे का एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध सहजीवन कहलाता है। इस संबंध को हम सहजीवन कहते हैं, और ऐसे पौधे सहजीवी पौधे कहलाते हैं जहाँ पे दोनों पौधों को एक दूसरे से कुछ फायदा हो रहा होता है। तो इसमें क्या होता है, देखिए, जैसे ये मैंने आपको दिखाया पिक्चर में, ये है दाल या मटर, किसी भी स्पीसीज का आप इनमें आप पौधा अगर उखाड़ेंगे तो ये जड़ों में इस तरह से गांठें जैसी दिखाई दे रही हैं आपको। शायद आपने देखा भी हो, जिन बच्चों ने खेतों में कभी गए हो या देखा हो, तो देखिए इस तरह से गांठें दिखाई दे रही हैं। तो एग्जैक्टली होता क्या है कि जैसे ये जड़ें हैं इसकी, मान लीजिए इस तरह से, और ये जड़ों के ऊपर इस तरह से फूल जाती हैं गांठें इसकी। अब इन गांठों में कौन रहता है, इसमें रहते हैं आपके छोटे छोटे से राइजोबियम। ये राइजोबियम क्या करते हैं, अब ये भी समझिए, जैसे किराएदार मैंने आपको बताया, ये किराएदार हैं, और मकान मालिक कौन है, ये मटर की फैमिली के पौधे। तो इन पौधों में जब ये गांठें फूल जाती हैं, यहाँ पे राइजोबियम नामक जीवाणु रहते हैं। तो जब इन पौधों को, इनमें रोल क्या है, देखिए दोनों का एक दूसरे के लिए, इनको रहने के लिए चाहिए होती है जगह। राइजोबियम को रहने के लिए मटर फैमिली में जगह मिल जाती है जड़ों में, और इसके अलावा इनको क्या फ़ायदा है राइजोबियम से, तो देखिए बाहर जीवाणु जो हैं बदले में वायुमंडल की जो नाइट्रोजन होती है उसको ये घुलनशील नाइट्रेट में बदलते हैं, जो जड़ों के माध्यम से अवशोषित होकर पौधे के अंदर चली जाती है। क्योंकि देखिए वायुमंडल में नाइट्रोजन तो बहुत है, लेकिन कोई भी पौधा सीधे रूप से नाइट्रोजन को ग्रहण नहीं कर सकता है। उसको नाइट्रेट में बदलने के लिए उसको किसकी ज़रूरत पड़ती है, राइजोबियम जीवाणु की, और बदले में देता है वो उसको रहने की जगह। तो ये इस तरह का संबंध जहाँ गिव एंड टेक, एक दूसरे को हम कुछ दे रहे हैं और बदले में कुछ ले रहे हैं, ये संबंध कहलाता है सहजीवन। और जो दोनों पौधे हैं जो इसमें भाग ले रहे हैं वो कहलाते हैं सहजीवी पौधे। अब इसी का दूसरा उदाहरण है लाइकेन। लाइकेन आप देख सकते हैं, ये इस तरह का दिखाई देता है, ये इसका स्ट्रक्चर है, देख सकते हैं आप। ये देखिए शैवाल में, इसमें शैवाल और कवक ये दो एक साथ रहते हैं, इन दोनों का सहजीवन चलता है। इसमें सहजीवन में लाइकेन किससे मिलके बनता है, शैवाल और कवक से। देखिए शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, तो इससे बनता है इसमें भोजन। तो ये कवक को क्या देता है, ये देता है उसको खाना बना के देता है, भोजन देता है। बदले में कवक उसको क्या देगा, क्योंकि कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। कवक उसको देता है शैवाल को सुरक्षा देता है, जल और नाइट्रोजन। ये आप देख सकते हैं, जल, नाइट्रोजन और साथ में सुरक्षा। तो ये भी एक तरह का गिव एंड टेक रिलेशनशिप हुआ, जहाँ पे दो चीज़ें हैं इसमें, शैवाल और साथ में कवक। तो देख सकते हैं आप, ये शैवाल देता है इसको फूड यानी कि खाना, और कवक इसको क्या देता है आपका खनिज लवण, जल और इसको साथ में प्रोटेक्शन। तो इस तरह से ये एक दूसरे को, ये दोनों गिव एंड टेक का ये रिलेशनशिप चल रहा है। तो ये भी उस तरह से सहजीवन का ही उदाहरण हुआ। अब देखिए कुछ इंटरेस्टिंग तथ्य क्या है कि लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीक दार्शनिक थियोफ्रेस्टस ने किया था, देख सकते हैं आप ये। इसके बाद लाइकेन का अध्ययन लाइकेनोलॉजी कहलाता है। शैवाल तथा कवक के बीच इस तरह के सहजीवी संबंध को हेलोटिज्म कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था सहजीवन, ये उसी की इंग्लिश है हेलोटिज्म। पेड़ों के छालों पर उगने वाले लाइकेन को कॉर्टिकोल्स कहते हैं, जबकि खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को सेक्सिकोल्स कहते हैं। तो ये तो कुछ जुड़े हुए थे इससे इंटरेस्टिंग तथ्य। तो इस तरह से आपने समझा कि सहजीवन में लाइकेन क्या होता है और उसके क्या रोल हैं। अब हम देखेंगे इसके उपयोग क्या हैं।
सबसे पहले ये समझिए कि कुछ लाइकेन ऐसे भी होते हैं जिनको भोजन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन कुछ जहरीले भी होते हैं, और जो जहरीले होते हैं ज़्यादातर उनका रंग कैसा होता है, पीला होता है। अब हम लाइकेन के उपयोग देख लेते हैं। लाइकेन मृदा निर्माण की प्रक्रिया में सहायक होता है। दूसरा है कई लाइकेन खाद्य पदार्थों के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। प्रयोगशाला में प्रयुक्त होने वाला लिटमस पेपर, जो कि आप सबने पढ़ा है इससे पहले, रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। आर्चिल लेक्नोरा जैसे लाइकेन से नीला रंग प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा कई प्रकार की औषधियाँ बनाने में भी लाइकेन का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आप देखेंगे लाइकेनोमेट्री क्या है। ये एक टेक्निक है जिससे हम किसी भी खुली हुई चट्टान के ऊपर लाइकेन की ग्रोथ के आधार पर, यानी लाइकेन की कितनी विकसित अवस्था है उसके आधार पर उस चट्टान की एज का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये एक टेक्निक है जिसे हम बोलते हैं लाइकेनोमेट्री। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपने पढ़ लिया कि परजीवी पौधे कितने होते हैं, आंशिक होते हैं, पूर्ण परजीवी होते हैं 2 प्रकार के। इसके बाद हम बढ़ते हैं कीट-बच्ची। कीट-बच्ची आप देख रहे होंगे सामने ही पिक्चर्स आपको दिखाई दे रही हो, जैसे इसमें दिखाई दे रहा है कि ये एक मक्खी यहाँ फंसी हुई है। कीट-बच्ची आपने इससे पहले सुना होगा कि पौधे तो उत्पादक होते हैं, पौधे खाना बनाते हैं जिसका हम उपयोग करते हैं भोजन के रूप में, लेकिन कभी ये सुना या देखा कि पौधे भी कीड़े खाते हैं? सुनने में थोड़ा आपको आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल सही चीज़ है। ये बिल्कुल सही है कि पौधे भी कीड़े खाते हैं। अब आप सोचोगे ये तो देखने में हरे दिख रहे हैं, क्या क्लोरोफिल नहीं होता इनमें? क्या ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते जो उनको कीड़े खाने की ज़रूरत पड़ती है? तो देखिए, इन सभी सवालों के जवाब मैं देती हूँ आपको। ये हरे रंग के होते हैं, इसका मतलब इनमें क्लोरोफिल यानी कि पर्णहरिम पाया जाता है, इसी कारण इनका कलर हरा होता है। तो ये क्लोरोफिल जब इसमें है तो इसका मतलब ये अपना फूड यानी कि खाना बनाते हैं। लेकिन फिर ये कीड़े खाने की इनको ज़रूरत क्या पड़ जाती है? क्योंकि इन सभी पौधों में नाइट्रोजन की कमी होती है। ऐसी जगहों पर उगते हैं जहाँ की भूमि में नाइट्रोजन कम होता है, तो ये अपनी उस कमी को पूरा करने के लिए कीटों का भक्षण करते हैं, इसीलिए इन्हें कीट-भक्षी पौधे कहा जाता है। परिभाषा देख लीजिए। ऐसे पौधे जो अपने नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों का भक्षण करते हैं कीट-भक्षी पौधे कहलाते हैं। जैसे घटपर्णिन यानी कि नेपेंथिस, ड्रोसेरा, वीनस फ्लाई ट्रैप, ब्लैडरवर्ट, और भी बहुत से एग्जाम्पल्स हैं इसके। ये है आपका वीनस फ्लाई ट्रैप, ये है आपका ड्रोसेरा। ड्रोसेरा को हम सन ड्यूज भी कहते हैं, इसको हम सन ड्यूज भी कहते हैं। और ये है आपका नेपेंथिस, ठीक है, जिसके बारे में आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कैसे ये वर्क करते हैं, और इसका मैं भी आपको एक बहुत खूबसूरत सा मॉडल भी दिखाने वाली हूँ। उसके पहले चलिए ज़रा मैं आपको ले चलती हूँ कि इसका ये दिखता कैसे है। तो चलिए समझ लेते हैं बच्चों, आइए आप सभी, कि ये दिखता कैसे है और कैसे ये कीड़ों को पकड़ता है। तो जैसा कि सामने आप ये देख सकते हैं कि ये देखने में एक घड़े जैसी संरचना आपको दिखाई दे रही है, इसीलिए इसको घटपर्णी भी बोला जाता है, और इसके साथ ही इसको नेपेंथिस भी बोला जाता है, और पिचर प्लांट भी इसको हम बोलते हैं, क्योंकि ये देखने में बिल्कुल घड़े के आकार का है। तो बच्चों आप देख सकते हैं ये खूबसूरत सा पेड़ है हमारे सामने, घटपर्णी का पौधा है। तो ये पत्तियों से ही निर्मित होता है, और बस देखने में इसकी संरचना एक घड़े में कन्वर्ट हो जाती है। इसके अलावा ऊपर ये कि ढक्कन जैसा आपको दिखाई दे रहा है, ये इसकी पत्ती ही है जो एक ढक्कन की तरह बदल गई है। इसके बाद इसमें आप अंदर की संरचना देख सकते हैं, इस तरह से यहाँ पे ये एक लिक्विड जैसा निकला होता है जिसकी तरफ कीट आकर्षित होते हैं, और इसके अंदर रोम होते हैं जिसमें जाके कीट फंस जाते हैं, जो मैं आपको करके दिखाती हूँ। देखिए बच्चों, जैसे ये इस तरह से एक कीट उड़ता हुआ आया और आया इसके पास, देखिए अट्रैक्ट होकर इसके लिक्विड को, अब आते ही क्या होगा इसके पास, जैसे ही आया और इसका मुंह इस तरह से ये बंद हो गया। जैसे मैं एक बार फिर से आपको करके दिखाती हूँ इसको किस तरह से कीड़ों को पकड़ता है। देखिए ये जैसे कीट आया उड़ता हुआ, और ये आते हुए देखिए ये आया, और ये देखिए इस तरह से बंद हो गया, ये देखिए इस तरह से इसने कीट को पकड़ लिया। तो अब आपको बच्चों ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये कीड़ों को पकड़ता है। इसको एक बार फिर से मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये कीट उड़ता हुआ देखिए आया, देखिए बच्चों ये आया यहाँ पर, और जैसे ही इसके मुंह में गया ये देखिए इस तरह से चिपक गया, और ये देखिए किस तरह से ये इसको इसने अपने अंदर खींच लिया। उसके बाद इसके अंदर कुछ पाचक रस पाए जाते हैं जो कीटों का पाचन कर लेते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि ये कैसा दिखता है और किस तरह से कीड़ों को पकड़ता है।
अब आपको मैं ले चलती हूँ एक सबसे बड़े कीट-भक्षी पौधे की तरफ। ये सबसे बड़ा कीट-भक्षी पौधा नहीं बोलेंगे, कीट-भक्षी फूल है जिसे हम बोलते हैं रेफ्लिसिया। तो देखिए बच्चों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग तथ्य है। रेफ्लिसिया मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? रेफ्लिसिया जो सबसे बड़ा कीट-भक्षी फूल है, ये मलेशिया एवं इंडोनेशिया में पाया जाने वाला एक आश्चर्यजनक परजीवी पौधा है जिसका फूल, ठीक है, जिसका फूल वनस्पति जगत के सभी पौधे के फूलों से बड़ा है। लगभग 1 मीटर इसका व्यास होता है और इसका वजन 10 किलोग्राम तक होता है। आप समझ रहे हैं कितना बड़ा फूल है ये। इसकी सबसे छोटी प्रजाति जो है वो 20 सेंटीमीटर व्यास की पाई जाती है। सभी प्रजातियों में फूल की त्वचा छूने में मांस की तरह प्रतीत होती है और इसको एक अजीब से इसमें सड़े मांस जैसी बदबू आती है। और इसकी जो महक होती है, इसमें सारे कीट अट्रैक्ट नहीं होते क्योंकि इसकी महक बहुत ही सड़े मांस जैसी होती है। तो ये कुछ विशेष कीटों को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, यानी कि आकर्षित करता है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये ऐसा फूल है जो ये भी कीट-भक्षी है, लेकिन ये एक तरह से बोल सकते हैं जैसे मानव में ट्यूमर होता है, ये उसी तरह से डेवलप होता है। शुरुआत में जब किसी भी पौधे की जड़ के हिस्से में या नीचे की तरफ जब बहुत कोई इन्फेक्शन होता है तो वहाँ पर पहले ये इस तरह से फूल जाता है वहाँ पे पौधों की जड़ों के निकट। उसके बाद ये धीरे धीरे जब कुछ समय बीतता है तो ये इस तरह से उसमें पेटल्स टाइप की बनने लगती हैं और फिर कुछ दिन बाद ये इस तरह से खुलना शुरू हो जाता है। फिर उसमें और इस तरह से ये पेटल्स बन जाती हैं। यानी शुरुआत में इसका रूप इस तरह का होता है और फिर धीरे धीरे ये इस तरह से चेंजेस होते हैं। तो बोल सकते हैं ये बोल सकते हैं जैसे ट्यूमर डेवलप होता है। इसकी शुरुआती जो विकास की जो अवस्था होती है वो बिल्कुल ट्यूमर जैसी ही दिखाई देती है। तो ये बच्चों आपने देखा कि रेफ्लिसिया क्या है। अब हम बढ़ेंगे कि पौधे आपने देखे कि कितने प्रकार के होते हैं। हमने देख लिया सौपोषी पौधे भी आप पढ़ चुके थे और परपोषी पौधे के कितने प्रकार थे, जिसमें आपने सहजीवन के बारे में पढ़ा, उसका क्या उपयोग था, और परजीवी आपने आंशिक पूर्ण पढ़ लिया। इसके बाद कीट-भक्षी पौधे भी आपने पढ़े। तो अब हम देखेंगे कि पौधे तो 3 कैटेगरी में, जब इन पौधों को लोग खाते हैं तो वो 3 कैटेगरी कौन सी आती है जो खाते हैं पौधों को, तो देख लेते हैं। एक होते हैं ये पौधे आते हैं आपके पौधा, जो कि होता है उत्पादक। पौधा होता है हमारा उत्पादक। अब इस पौधे को जब पहला कोई खाता है, जैसे कि अभी मैं आपको एग्जांपल बताऊंगी, जैसे पौधे को खाया, आपके गेहूं है वह पौधा, उसको खाया चूहे ने, तो चूहा है हमारा प्रथम उपभोक्ता। अब चूहे को कौन खाएगा? चूहे को कौन खाएगा आप सोचिए। चूहे को खाया सांप ने, तो सांप कौन सी श्रेणी का उपभोक्ता हो गया? सेकंड श्रेणी का उपभोक्ता हो गया। अब सांप को कौन खाएगा? सांप को खाएगा मोर, तो मोर कौन सी श्रेणी का उपभोक्ता हो गया? मोर हो गया हमारा तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता। तो इस तरह से ये आगे भी चलता रहता है। तो इसको हम बोलते हैं फूड चेन, यानी कि खाद्य श्रृंखला, जहाँ पर ये इस तरह से एक दूसरे को सब खाते रहते हैं, तो ये खाद्य श्रृंखला होती है। दूसरा होता है फूड वेब, तो उस खाद्य जाल जिसे हम बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है, जैसे ये मैंने आपको एक सिंगल बताया, लेकिन अब आप सोचिए कि चूहे को सांप ने खाया, सांप को मोर ने खाया, लेकिन ये सब एक जानवर को कई लोग भी तो खा सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे चूहे को सांप ना खा के और उसको कोई दूसरा जीव खा जाए, किसी और ने उसको खा लिया, तो क्या होगा? यहाँ पे एक और फूड चेन तैयार हो जाएगी यहाँ से। तो यानी जब कई सारी फूड चेनें आपस में मिल जाती हैं तो क्या बनता है? फूड वेब, यानी कि खाद्य जाल। जाल से ही समझ में आ रहा है, जाल का मतलब क्या होता है? जहाँ बहुत सारी चीज़ें उलझ जाए जाके, यानी कि जहाँ बहुत सारी श्रृंखलाएं आपस में आके उलझ जाएं, यानी कि एक साथ जुड़ जाएं। तो जब बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं एक साथ आपस में कनेक्ट होती हैं, जुड़ती हैं, तो क्या बनता है? खाद्य जाल। तो ये आपको समझ में आ गया खाद्य जाल क्या है। अब देखिए एनर्जी मैं आपको बता चुकी हूँ। अभी हमारा रह गया कि कैसे कीट पकड़ते हैं ये नेपेंथिस में, कैसे क्या इसकी प्रक्रिया होती है। चलिए ये देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए ये नेपेंथिस जैसे मैंने अभी आपको वर्किंग करके दिखाई, ये बच्चों आपको दिखाई दे रहा है। तो जैसे ही कोई कीट आके यहाँ बैठता है, इसके यहाँ माउथ पे यहाँ बहुत सारे चुस्कांग, वो बहुत सारा लिक्विड होता है जो कीड़ों को अट्रैक्ट करता है। इसके अंदर की जो संरचना थी, जो आपको नहीं दिखाई दे रही थी, इस तरह से एक पाइप टाइप का होता है, और जैसे ही कोई कीड़ा यहाँ से गया तो ये इसके अंदर रोमों में फंस जाता है और इसके अंदर यहाँ पे बहुत सारे पाचक जूस निकल के आते हैं, जिससे इसका डाइजेशन यहाँ पर हो जाता है।
तो इस तरह से कीट बच्ची पौधा जो है कीड़ों का पूरी तरह पाचन कर लेता है। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया बच्चों। तो इस तरह से हमने देखा आज कि कितने तरह के पौधे होते हैं परपोषी पौधे, और सबकी क्या विशेषताएं होती हैं और किनका क्या उपयोग होता है, आपने ये भी देखा। तो अब आप ये चैप्टर पूरी तरह समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, आपको करना ये है कि अपने चैप्टर को देखना है और जो भी मैंने पढ़ाया उससे को रिलेट करते हुए उसको समझना है। रटना कुछ भी नहीं है। जो भी आपने पिक्चर्स देखे कलरफुल, आपको उनको सोचना है, दिमाग में पिक्चर आपके आ जानी चाहिए और उनको देखते हुए समझते हुए अपने चैप्टर को पढ़ना है। तो चलिए अब हम देखते हैं आज का मैसेज ऑफ द डे क्या है। तो बच्चों आज आपने जैसे मैसेज देखा कि थिंक पॉजिटिव, यानी कि सकारात्मक सोच रखिए आप। इसका क्या मतलब है सकारात्मक सोच का? देखिए बच्चों, आप अगर पहले ही किसी चीज़ के लिए एक ना की अवधारणा बना लेंगे कि मुझसे ये काम नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली आपके मन में एक डर पैदा होगा और वो आप काम आप कर भी सकते हैं तो आप करने से पहले ही हार मान जाएंगे और आप वो काम को नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप सकारात्मक बनेंगे, अपने अंदर एक पॉजिटिव सोच रखेंगे कि नहीं मैं ये काम कर सकता हूँ या मैं ये काम कर सकती हूँ, तो इस पॉजिटिव अवधारणा से आपके अंदर एक गजब का उत्साह आएगा, आपकी सोच बदलेगी, आपके काम करने का तरीका बदलेगा और जो काम आप नहीं भी कर सकते हैं आप अपनी हिम्मत के दम पे उस काम को पूरी तरह से कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके अंदर ये एक पॉजिटिव सोच आएगी जो कि आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारी सोच से ही हमारा पूरा शरीर डिपेंड करता है। आपकी पूरी स्वास्थ्य, आपका मानसिक हो या शारीरिक, ये आपकी सोच से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। अगर आप लगातार सोचेंगे मुझसे नहीं होगा कोई काम, तो आप करने से पहले ही हार गए और आपका शरीर आपको पहले ही लगेगा कि नहीं मैं तो थक भी गया हूँ, आपको सब कुछ फील होने लगेगा, आप लगेगा कि पूरी तरह से असक्षम है उस कार्य को करने में। लेकिन उसकी जगह अगर आप मन में विश्वास रखें कि नहीं मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं ये बिल्कुल काम कर सकती हूँ, मुझे बिल्कुल हारना नहीं है, तो अपने अंदर आपके अंदर आपको एक स्फूर्ति, एक अंदर गजब की हिम्मत पैदा हो जाएगी और आपको लगेगा नहीं कुछ भी मुश्किल नहीं है, मैं ये काम कर सकता हूँ। तो आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले ज़रूरत है आपको अपनी सोच बदलने की। देखिए बड़ा कुछ भी नहीं होता, कठिन कुछ भी नहीं होता, सब कुछ डिपेंड करती है हमारी सोच पे। हम जो सोचेंगे वही हमको फील होगा। तो देखिए आने वाला कोई भी आपके सामने अगर कोई मुश्किल है या कोई आपके एग्ज़ाम ही हुए, तो आपको डरना नहीं है कि एग्ज़ाम है तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आप जिस चीज़ को मुश्किल बनाएंगे तो वो चीज़ें मुश्किल बनेंगी। आप अपने आप को उससे ऊपर रख के देखिए कि हर आने वाली मुश्किल हमसे नीचे है, हम उससे ऊपर हैं, हारना हमको बिल्कुल भी नहीं है। तो खुद की सोच बदलने की ज़रूरत है आज। इसलिए आपको यही मैसेज है कि आपको पॉजिटिव रहना है, चाहे जीवन का कोई भी फेज़ हो और चाहे जो भी मुश्किल आए, हमेशा उसका एक पॉजिटिव पहलू होता है। एक समझ लीजिए कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, तो जो भी चीज़ें होती हैं उसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ज़रूर होता है। उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखते हुए उसके पॉजिटिव पहलू को देखिए, तो अपनी सोच को सकारात्मक बनाइए और पढ़ते रहिए। अब हम मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ एक नई क्लास में और कुछ नया इंटरेस्टिंग तथ्य के साथ हम लेके आते हैं। तब तक के लिए आप सभी जुड़े रहिए हमसे और इसी तरह से पढ़ते रहिए। तो चलिए मिलते हैं अपनी क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।